नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव राज शुक्ला। आज़ादी के बाद से अब तक भारत के बैंकिंग सेक्टर ने बही खातों से लेकर कंप्यूटरीकरण तक का एक लंबा सफर तय किया है। इसमें बैंकों का विस्तार, उनकी कार्यप्रणाली से लेकर आधुनिकीकरण तक का सफर शामिल है। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब बैंकों तक आम लोगों की पहुंच आसान नहीं थी। बैंक निजी लोगों के हाथ में थे और लोग बैंक के दरवाजे तक जाने से कतराते थे। ऐसे में आज़ाद भारत में बैंकिंग सेक्टर के क्षेत्र में पहला बड़ा कदम था प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 1969 में पहली बार 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकिंग सेक्टर का व्यापक विस्तार हुआ और बैंकों के विस्तार का सफर आज काफ़ी आगे पहुंच चुका है। आज जनधन जैसी योजनाओं के तहत गरीब से गरीब के लिए बैंकों तक पहुंच और खाता खुलवाना संभव हो चुका है। हालांकि इसी बीच बैंकों में बढ़ती एनपीए ने उनके कामकाज पर असर भी डाला, जिसकी वजह से सरकार ने बैंकिंग प्रणाली को और मजबूत बनाने और डूबे कर्ज से उबारने के लिए बैंकों का विलय भी किया। आज विशेष में हम बात करेंगे बैंकों के राष्ट्रीयकरण के इतिहास की, जानेंगे कब बैंकों के विलय हुए और क्या थे विलय के कारण। इसके अलावा बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद बढ़े बैंकिंग सेक्टर के दायरे और मौजूदा हालात पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में केंद्रीय बैंक को सरकारों के अधीन करने के विचार ने जन्म लिया। बैंक ऑफ इंग्लैंड का राष्ट्रीयकरण हुआ। भारत में 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ और फिर 1955 में इंपीरियल बैंक, जो बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहलाया और ये सरकारी बैंक बन गया। हालांकि भारत में निजी बैंक के राष्ट्रीयकरण के लिहाज से 19 जुलाई 1969 का दिन ऐतिहासिक बन गया। इस दिन देश के 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। देश के बैंकिंग इतिहास में 19 जुलाई का दिन बेहद ही खास है। 50 साल पहले 1969 को इसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पहली बार 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। उस वक्त ये 14 बैंक देश के बड़े औद्योगिक घराने चला रहे थे। इन बैंकों में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, यूको बैंक, कैनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र शामिल थे। इन 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के पीछे के मकसद को बताते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि बैंकिंग को ग्रामीण क्षेत्रों तक ले जाना बेहद जरूरी है, इसलिए ये कदम उठाना पड़ रहा है। 19 जुलाई 1969 को एक अध्यादेश जारी करके ये कदम उठाया गया था। इसके जरिए 50 करोड़ रुपए से अधिक जमा राशि वाले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। जुलाई 1969 में कि हम 14 बैंक्स के नेशनलाइज कर रहे हैं और वो एकदम सडन, किसी बैंक्स को कोई खबर नहीं दिया गया। सिर्फ आरबीआई गवर्नर अचानक दिल्ली में आए, उनके पास खबर था, उन्हीं को बताया गया। वो करीब रातों रात बैठ के उन लोगों ने वो ऑर्डिनेंस लिखे और अगले दिन सुबह वो सरकार ने उसको अनाउंस कर दिया और शाम को ऑल इंडिया रेडियो में इंदिरा गांधी उसके ऊपर देश को संबोधित की। तो ये काफ़ी अचानक हुआ। आर्थिक तौर पर उस वक्त ये महसूस किया जा रहा था कि ये निजी बैंक सामाजिक विकास की प्रक्रिया में सहायक नहीं हो रहे थे। उस वक्त इन 14 बड़े बैंकों के पास देश की लगभग 80% पूंजी थी। इनमें जमा पैसा उन्हीं सेक्टरों में निवेश किया जा रहा था जहां लाभ के ज्यादा मौके थे। सरकार चाहती थी कि इन पैसों का कृषि, लघु उद्योग और निर्यात में निवेश मुमकिन हो सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1947 से लेकर 1955 तक 360 छोटे मोटे बैंक डूब गए थे, जिनमें लोगों का जमा करोड़ों रुपया डूब गया था। कुछ बैंक काला बाजारी और जमाखोरी के धंधों में पैसा लगा रहे थे।
सरकार ने इन हालात में बैंकों की कमान अपने हाथ में लेने का फैसला किया ताकि इनका इस्तेमाल सामाजिक विकास के काम में किया जा सके। पहले था वो resources to the backward areas, especially backward areas, and credit for small scale industries, agriculture काफ़ी होना है। उस समय में काफ़ी नहीं था। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इस सेक्टर्स को क्रेडिट जाना है। सो इसलिए बट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स उसमें काम ठीक से नहीं कर दिया था, इसलिए वो करना था। प्रधानमंत्री के तत्कालीन प्रधान सचिव परमेश्वर नारायण हक्सर निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के फैसले के क्रियान्वयन का जिम्मा संभाल रहे थे। कहा जाता है कि पीएन हक्सर समाजवाद के प्रति लगाव रखते थे। उनका झुकाव तत्कालीन सोवियत रूस की तरफ था। सोवियत रूस और पूर्वी यूरोप के देशों में बैंक सरकार के अधीन रहते थे। 1967 में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी में 10 सूत्रीय कार्यक्रम पेश किया। बैंकों पर सरकार का नियंत्रण, पूर्व राजे महाराजों को मिलने वाले वित्तीय लाभ और न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण इसके मुख्य बिंदु थे। इंदिरा गांधी का भी झुकाव तत्कालीन सोवियत रूस की तरफ था। 7 जुलाई 1969 कांग्रेस के बेंगलोर अधिवेशन में इंदिरा गांधी ने तुरंत प्रभाव से बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव रख दिया। बैंकिंग सेक्टर रिसोर्सेज फ्रॉम कस्टमर्स से, डिपॉजिटर से रिसोर्सेज लेते हैं, वो रिसोर्सेज डेवलपमेंट को यूज़ कर सकता। और डिफरेंट इक्वालिटीज इन रीजन्स, अगर गरीब रीजन है, अमीर रीजन है, सो इस रीजन को how to balance, how to make the poor people rich or better off in life. So regional development has to be done. So Mrs. Gandhi thought that we can use the bank nationalization to achieve this objective. बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा दौर 1980 में आया। 15 अप्रैल 1980 में 6 और वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। दूसरे चरण में पंजाब एंड सिंध बैंक, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। बाद में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गया। आर्थिक मामलों के जानकारों का मानना है कि राष्ट्रीयकरण के बाद भारत के बैंकिंग क्षेत्र में तेजी से प्रगति हुई। राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों की शाखाओं में बढ़ोतरी हुई। शहर से उठकर बैंक गांव देहात की तरफ चल दिए। जुलाई 1969 को देश में बैंकों की सिर्फ 8,322 शाखाएं थीं। 1994 के आते आते ये आंकड़ा 60,000 को पार कर गया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के जरिए बैंकों पर कुछ लोगों के नियंत्रण को खत्म किया जा सका। बैंक प्रबंधन में पेशेवर नजरिया अपनाया गया। उद्यमियों के नए वर्गों को प्रोत्साहन मिला। जब हम आज़ाद हुए तो सबसे पहले चीज़ कि गांव में, और भारत उस वक्त करीब 75% गांव में ही आबादी था, तो गांव में क्रेडिट यानी कि किसानों के लिए कोई पैसा अगर किसान चाहे कृषि कार्य में तो कोई ज़रिया नहीं था साहूकार के पास जाने के बजाय बिना। तो तब आइडिया है कि बैंक्स, जब हम चूँकि भारत में आज़ाद हुए हैं तो चलो बैंक्स को काम में लाते हैं, बैंक्स इस्तेमाल करें। लेकिन बैंक्स में भी बहुत कई उत्साह नहीं बना। बड़े शहर में ही कुछ सीमित थे, छोटे शहरों में भी बैंक का बहुत ही कम प्रसार था, और गांव में तो करीब क्या कहीं भी नहीं था। देश के कोने कोने में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की सुविधाएं उपलब्ध कराना आजादी के बाद से ही सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती रहा है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों के विस्तार से मदद मिली। ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार में मदद मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसमें कोई दो राह नहीं है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद दूर दराज के इलाके और लोगों तक बैंक व्यवस्था पहुंची। इसके साथ ही लोगों को बचत और सरकारी राहत का एक मजबूत और भरोसेमंद तंत्र मिला। लेकिन समय के साथ एनपीए की वजह से बैंकों का बढ़ता घाटा और परिचालन लागत की समस्या ने बैंकों को परेशानी में डाल दिया। इस परेशानी से उबारने और मजबूत बैंकिंग सिस्टम को बनाने के लिए ही बैंकों के अधिग्रहण की बात कही गई। आइए देखते हैं बैंकों के विलय के इतिहास के बारे में।
साल 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने बैंकिंग सेक्टर की तस्वीर बदल डाली थी, लेकिन बैंकिंग सेक्टर के विस्तार और फैलाव के साथ ही एनपीए और उसके परिचालन की समस्या भी गहराती चली गई। इसके साथ ही सेवाओं पर बैंकों का मार्जिन भी लगातार कम होता चला गया। इन समस्याओं की वजह से सरकारी बैंक परेशानी से जूझने लगे और उनका घाटा भी लगातार बढ़ने लगा। बैंकों को इन समस्याओं से उबारने और बैंकिंग सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए ही बैंकों के विलय और अधिग्रहण का तरीका अपनाया गया। दरअसल छोटे या घाटे में चल रहे संस्थानों का आपसी विलय या उनका बड़े संस्थानों में विलय करना दुनिया के हर कोनों में होता आया है। खासकर बैंकिंग सेक्टर में भी ये कोई नया विचार नहीं है। भारत में भी ये प्रक्रिया सालों से अपनाई जा रही है। भारतीय बैंकिंग संघ के आंकड़ों के मुताबिक देश में 1985 से अब तक छोटे बड़े करीब 50 विलय हो चुके हैं। बहुत सारे बैंक के जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स थे वो वीक होते गए, खोखला होते गए। तो दूसरी तरफ इन्होंने बहुत सारे ऐसे क्रेडिट दिए, बहुत सारे ऐसे कंपनियों में दिए जिसमें देने का चित्त नहीं था। तो कुल मिलाकर जो छवि बना वो बहुत उत्साहजनक छवि नहीं था। तो तब बात आई कि बैंक्स में कुछ कुछ विलय होने चाहिए, कुछ कुछ बैंक्स को जो खासकर जिनके जो चलते, और इस चक्कर में क्या हुआ, बहुत सारे बैंक्स ऐसे थे जो सरकार के ऊपर डिपेंडेंट होना शुरू हो गए कि भाई हम अपने ऊपर से हमारे प्रॉफिट नहीं होते हैं, हम आगे कुछ नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन हमें बैंक को रखना है। तो सरकारी खाते से उनके लिए पैसा डालना शुरू हुआ। ये जब क्रम शुरू हुआ तब सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती बन गया। तो तब बात आई कि ये बैंक्स, कुछ कुछ बैंक्स जो सक्षम नहीं है उनको सक्षम बैंक्स में मर्ज कर दें। भारत में बैंकों के विलय पर नजर डालें तो इसमें सबसे ज्यादा विलय हैं दो सरकारी बैंकों विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय, जो 1 अप्रैल 2019 से लागू हो गया। इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई और सहयोगी बैंकों का विलय हुआ। 1 अप्रैल 2017 को स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और भारतीय महिला बैंक का भारतीय स्टेट बैंक में विलय हो गया। इसके साथ ही स्टेट बैंक दुनिया के 50 बड़े बैंकों में शामिल हो गया। वहीं 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का विलय भी भारतीय स्टेट बैंक में किया गया, जबकि 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का एसबीआई में विलय हुआ। उससे पहले साल 2004 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के बीच विलय हुआ। 1993-94 में पंजाब नेशनल बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया का भी इसी तरह विलय हुआ। इसे दो राष्ट्रीय बैंकों का पहला विलय भी कहा जाता है। इनको बैंकों को थोड़ा कॉम्प्लीमेंटरिटीज है। ये सर्टन बैंक्स एग्रीकल्चर में फोकस करते हैं, सर्टन बैंक्स कमर्शियल एंटरप्राइजेस में फोकस करते हैं। तो अगर वो मर्जर करते हैं इसी बैंक को, तो कॉम्प्लीमेंटरिटीज होता है। सो वो मर्ज्ड बैंक वो सब सेक्टर को अटेंड कर सकता है। सो एक दूसरा, certain banks have lot of CASA, that is interest free deposits. Certain banks have less interest free deposits. अगर वो मर्ज करते हैं इन लोगों को, so cost of funds for them will also be reduced, a reasonable level it will be there. So इसलिए so many considerations were taken सोच करके mergers गवर्नमेंट किया था। ये बैंकों के विलय के कुछ बड़े उदाहरण हैं, हालांकि छोटे स्तर पर भी ऐसे कई विलय हुए हैं। इसमें हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में विलय, काशीनाथ स्टेट बैंक का एसबीआई में विलय, बनारस स्टेट बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय और एचडीएफसी की ओर से सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब के अधिग्रहण, कोटक महिंद्रा बैंक के साथ आईएनजी वैश्य बैंक का विलय जैसे कई उदाहरण हैं। Your return on assets for banks fell below 1% and return on equity became negative और NPAs बढ़ गया 11.2%। मार्च 2019 में 11.2% was NPAs था। So banks उसको lot of difficulties वो face करते हैं अभी, बट गवर्नमेंट ज़्यादा स्टेप्स लेते हैं अभी और भी लेना है। तो उनको कॉम्पिटिटिव करने के लिए ज़्यादा स्टेप्स भी लेना है, वो ले रहे हैं।
So, but it's a continuing process. दरअसल भारत में बैंकों का विलय बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए उठाए गए कदमों का हिस्सा है। इस बाबत गठित कई महत्वपूर्ण समितियों ने बैंकों के विलय की सिफारिश भी की है। इनमें एम नरसिम्हन समिति काफी अहम है। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर एम नरसिम्हन के नेतृत्व में 2 समितियों का गठन किया गया। इन्हें 1991 की पहली नरसिम्हन समिति और 1998 की दूसरी नरसिम्हन समिति के नाम से जाना जाता है। बैंकिंग क्षेत्र में दूसरे सुधार उपायों के साथ ही समिति ने बड़े भारतीय बैंकों के विलय की भी सिफारिश की थी। इसके अलावा पीजे नायक समिति ने भी सार्वजनिक बैंकों के विलय और उनके निजीकरण की सिफारिश की थी। हालांकि बैंकों के विलय की प्रक्रिया भी बेहद जटिल है और इसमें काफी लंबा समय लगता है। बैंकों को कर्ज से उबारने और बैंकिंग सेक्टर को और मजबूत बनाने के लिए सरकार की योजना कई अन्य बैंकों को आपस में विलय करने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में बैंकों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बैंकिंग व्यवस्था को एक नई मजबूती और दिशा देने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहला कदम था। राष्ट्रीयकरण और उसके बाद सरकार द्वारा उठाए गए कदमों ने बैंकिंग व्यवस्था को जहां काफ़ी मजबूत बनाया, वहीं बैंकिंग कार्यप्रणाली में भी सुधार हुआ। आइए देखते हैं बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकिंग सेक्टर का दायरा कैसे बढ़ा और क्या है मौजूदा हालात। बैंकिंग सेक्टर में पिछले 1-2 दशक में काफी बदलाव देखने को मिला है। एक दौर था जब पारंपरिक बैंकों का काम सिर्फ पैसे जमा करना और उस पर ब्याज देना, जरूरत पड़ने पर उपभोक्ताओं को बिजनेस या किसी निजी काम के लिए लोन देना और उनकी जमा पूंजी को संभाल कर रखने तक ही सीमित था। लेकिन अब इसका दायरा काफी बढ़ गया है। आज बैंक न केवल पैसे रखने और लोन देने का काम करते हैं, बल्कि निवेश सलाह, इंश्योरेंस, डीमैट सुविधा, ऑनलाइन ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड्स, विदेशी मुद्रा, कार व होम लोन, एजुकेशन लोन, गोल्ड लोन, टेक्नोलॉजी, कैश पेमेंट, 24 घंटे विड्रॉवल सुविधा, मनी ट्रांसफर जैसी तमाम सुविधाएं देते हैं। इन सब के साथ ही बैंक लगातार नई तकनीक और तरीके अपनाकर बैंकिंग सेवा के विस्तार और उसे सर्वसुलभ बनाने में जुटे हैं। भारत में मजबूत बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर की वजह से वैश्विक वित्तीय संकट का भी कम असर पड़ता है। 2014 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार बैंकिंग नेटवर्क में 1,15,082 शाखाएं हैं और 1,60,055 ATM नेटवर्क हैं। इनमें से 43,962 शाखाएं यानी 38.2% और 23,334 ATM जो 14.58% ग्रामीण इलाकों में हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 1.4 लाख कारोबारी प्रतिनिधि हैं। प्रतिस्पर्धा और आधुनिकीकरण ने पब्लिक सेक्टर के बैंकों की कार्यप्रणाली में काफी बदलाव ला दिया है। प्राइवेट या सरकारी बैंकों की शाखाओं की संख्या में काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इस वजह से उपभोक्ताओं की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है। बैंकों की सेवा का लाभ गरीबों तक भी पहुंचे, इसके लिए जन धन योजना ने काफी अहम रोल अदा किया। 15 अगस्त 2014 को अपने प्रथम स्वतंत्रता दिवस संबोधन में प्रधानमंत्री जन धन योजना नाम से वित्तीय समावेश पर राष्ट्रीय मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। एक पखवाड़े से कम समय में देश इस विशाल योजना को लागू करने के लिए तैयार हुआ और प्रधानमंत्री ने खुद नई दिल्ली में इस योजना की शुरुआत करते हुए 7 करोड़ लोगों को जन धन से जोड़ने का लक्ष्य दिया। इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक परिवार को बैंकिंग सुविधा के दायरे में लाना और प्रत्येक परिवार के लिए बैंक खाता खोलना है। PMJDY के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 6 मुख्य स्तंभ निर्धारित किए गए हैं। पहले चरण अगस्त 2014 से अगस्त 2015 में क्रियान्वयन के लिए 3 मुख्य लक्ष्य निर्धारित किए गए। बैंकिंग सुविधाओं सबकी पहुंच तक सुनिश्चित करना, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम और 6 महीने बाद 5,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ बुनियादी बैंक खाते और 1 लाख रुपए के अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवर के साथ रुपया डेबिट कार्ड और रुपए किसान कार्ड सुविधा प्रदान करना। वहीं दूसरे चरण यानी 2015 से लेकर 2018 तक के लिए 3 लक्ष्य रखे गए हैं।
ओवरड्राफ्ट खातों में चूक कवर करने के लिए क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना, सूक्ष्म बीमा, स्वावलंबन जैसी असंगठित क्षेत्र बीमा योजना। जनधन योजना जैसे स्कीम्स बहुत पहले ही आना चाहिए था। हम कह रहे हैं कि देश में हर किसान को, हर लैंडलेस लेबरर के पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, और होना ही चाहिए। आज के 21वीं सदी में हर एक का आप देख रहे हैं धीरे धीरे पैसा डिजिटल मनी होते जा रहा है, और सिर्फ भारत, और वो हम चाहे ना चाहे वो हो ही जाएगा। सरकारी सिस्टम से आए या दूसरे सिस्टम से आए, डिजिटल मनी हो जाएगा। लेकिन उसका बेसिक रिक्वायरमेंट है कि भाई किसी के पास एक बैंक का खाता तो हो कि उसको चला सके। और बैंक खाता चलाना कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, आराम से आदमी चला सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी शिक्षा की ज़रूरत नहीं है। तो जनधन योजना तो डिकेड्स पहले होना चाहिए था। बैंकिंग सेवा के साथ ही वित्तीय समावेश सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने अनेक प्रयास किए हैं। इनमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंक शाखा नेटवर्क का विस्तार, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना और उनका विस्तार, पीएस उधारी व्यवस्था लागू करना, लीड बैंक योजना, स्वयं सहायता समूह का गठन और राज्य विशेष दृष्टि से SLBC द्वारा सरकार प्रायोजित योजनाओं को विकसित करना शामिल है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 24.67 करोड़ परिवारों में से 14.48 करोड़ परिवारों यानी 58.7% वित्तीय सेवाएं मिलती हैं। 16.78 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 9.14 करोड़ यानी 54.46% परिवार बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। 7.89 करोड़ शहरी परिवारों में से 5.34 करोड़ यानी 67.68% परिवारों को बैंकिंग सेवा मिल रही है। साल 2011 में बैंकों ने 2000 से ज्यादा आबादी वाले 74,351 गांवों को कारोबारी प्रतिनिधियों के जरिए स्वाभिमान अभियान के तहत कवर किया। It has revolutionized the landscape. Those people who did not have accounts, they felt very happy that they have been recognized and account has been opened by them, so they can go to banks. That's a big psychological इशू। सेकेंड, जनधन यूज़ करके डायरेक्ट पेमेंट कर सकता बैंक को। सरकार का इतना प्रोग्राम्स है, आवास योजना है, वो गैस का दिस थिंग, वो सब है, उन पे सब्सिडी गवर्नमेंट देते हैं, वो सब्सिडी डायरेक्टली बेनिफिशरीज को जा सकता वो जनधन खोलने के बाद। सो दिस इज सेकेंड इशू। थर्ड, वो बोगस है ना, वो कार्ड्स, रेशन कार्ड्स, वो भी निकल कर सकता। बैंकों के और अधिक विस्तार कार्य के तहत 50,000 अतिरिक्त व्यापार प्रतिनिधियों की व्यवस्था, 7,000 से अधिक शाखाओं और 2,000 से ज्यादा नए ATM भी पहले चरण में स्थापित करने का प्रस्ताव है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के मुताबिक मई 2014 तक 13.14 करोड़ ग्रामीण परिवार को कवर करने की जिम्मेदारी उन्हें मिली थी। इनमें से 7.22 करोड़ परिवारों को ही कवर किया गया है, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में 6 करोड़ परिवार और शहरी क्षेत्र में 1.5 करोड़ परिवारों को कवर किए जाने की जरूरत है। सरकार का फोकस बैंकिंग क्षेत्र की ओर ज्यादा है। जाहिर है कि आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर और मजबूती से उभरेगा और हर आम जन तक इसका लाभ भी पहुंच सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां में आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।